हेलो एवरीवन, फिर से एक और इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सुशियाओ के साथ होती है, जो कि अपने घर आते ही अपने बेड पर अपनी नैनी को देखकर शॉक होती है और अपने बॉयफ्रेंड को चिल्लाती है कि उसे चीट ही करना था, तो आखिर वो एक नैनी को डेट कैसे कर सकता है। तो हान सुशिया को चिल्लाता है कि तुमसे बेहतर तो वो 40 ईयर की नैनी है और वो तुम जैसी बोरिंग लड़की से तो काफ़ी बेहतर है। फिर सुशिया बहुत ही अपसेट हो जाती है और वो बाहर आकर बहुत ही ड्रिंक कर लेती है और वो सामने एक हैंडसम लड़की को देखकर उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम ज़रूर इस नाइट क्लब के मेल मॉडल होंगे ना। ये कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का हीरो जिंगयू होता है और सुशिया इसे ज़बरदस्ती होटल रूम में ले आती है और उसे पूछती है कि मुझे बताओ कि मैं अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रही हूँ कि नहीं, और या फिर मैं बहुत ही बोरिंग हूँ। तो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हो। तो सुशिया कहती है कि मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया और फिर वो उसे किस करने लग जाती है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर इसी के साथ ही हमें डायरेक्ट कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं। सुशिया की डिलीवरी हो रही होती है और उसके टोटल 4 बेबीज होते हैं। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुशिया की मेल मॉडल के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होने वाली न्यूज़ की वजह से उसकी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो गई। तो इस वजह से सुशिया के अंकल आंटी उसे फैमिली से निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड ने अपने आप को मारने की कोशिश की है और वो ऐसी लड़की को घर में नहीं रखेंगे जिसकी वजह से फैमिली का नाम खराब हो। फिर इसके साथ ही डायरेक्ट 4 साल बीत जाते हैं। यहाँ हम सुशिया को उसकी चारों क्यूट बेबीज के साथ देखते हैं। सुशिया को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे एक ब्लाइंड डेट के बारे में बताती है। तो सुशिया कहती है कि मैं समझ गई, उस बंदे ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना होगा ना, और वो बहुत ही टॉल भी होगा, तो ठीक है मैं उसे ढूंढ लूंगी। अब ब्लाइंड डेट के बारे में सुनकर चारों बेबीज तो बड़े खुश जाते हैं और सुशिया इन लोग को समझाती है कि मैं अभी ब्लाइंड डेट के लिए जाऊंगी और तुम लोग जाकर टॉय शॉप में अपने लिए टॉय चूज करना और कहीं इधर उधर मत जाना, फिर मैं जल्दी से आकर तुम लोग को पिक कर लूंगी। तो सुशिया के बेबीज उसकी बात तुरंत ही मान लेते हैं। फिर सुशिया यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए पहुँचती है और वो जिंगयू को देखकर सोचती है कि ये बंदा तो बहुत ही हैंडसम है, और फिर वो जिंगयू से कहती है कि तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता होगा ना, एक्चुअली मेरे पास टोटल 4 बेबीज हैं। ये सुनकर तो जिंगयू सोचता है कि अच्छा, तो इस लड़की की फीमेल कैट एक बार में 4 बेबीज कर सकती है, ये कितना अच्छा है, ऐसे तो मेरे पैट कैट के पास भी जल्दी फैमिली हो जाएगी। फिर यहाँ पर जिंगयू सुशिया से कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ गया, तो ठीक है फिर हम अब पॉइंट पे बात करते हैं। हमें जल्द से जल्द एक रूम का अरेंज करना होगा और अच्छा होगा कि एक बार में प्रेग्नेंट हो जाए। बस मेरी शर्त है कि बेबीज मैं रखूंगा और बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। तो ये सुनकर सुशिया शॉक हो जाती है और जल्दी से इसके मुंह पर कॉफी फेंक देती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी शेमलेस बातें करने की, तुम कितने अजीब हो, तभी तो मैं सोचूं कि इतने हैंडसम बंदे को ब्लाइंड डेट पर आने की क्या जरूरत थी। और फिर सुशिया इसे पागल बोलकर यहाँ से जाने लगती है और जिंगयू को इस पर बहुत ही गुस्सा आती है। तभी इतने में यहाँ पर जिंगयू का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि बॉस, आखिर वो फीमेल कैट वाली लड़की कहाँ पर गई। तो जिंगयू सुशिया के ऊपर इशारा करते हुए बताता है कि वो लड़की यही है। तो ये सुनने के बाद सुशिया को समझ आता है कि उसने उसे गलत समझ ली। वो कहती है कि यानी तुम यहाँ पर बिल्ली के बच्चे की बात कर रहे थे। तो जिंगयू कहता है कि तो क्या, और फिर वो गुस्से में चला जाता है और सुशिया उसे सॉरी कहने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जिंगयू वॉशरूम गया होता है और तभी यहाँ पर सुशिया के तीनों क्यूट बेबीज पहुंचकर सेम उसी की तरह ही हैंड वॉश करके अपने बाल स्टाइल करने लगते हैं। ये देखकर जिंगयू कहता है कि तुम तीनों मेरी कॉपी कर रहे हो। बेबीज कहते हैं कि अंकल हम नहीं बल्कि आप हमारी कॉपी कर रहे हो। फिर जिंगयू इन लोग से बातें करने लगता है, कहता है कि तुम तीनों एक जैसे दिखते हो, जरूर तुम लोग ट्रिपलेट्स होंगे ना। फिर एक बेबी कहने लगता है कि अंकल आपका टैटू तो बहुत ही अच्छा है, मुझे भी सेम टैटू चाहिए। तो जिंगयू इन लोग को समझाता है कि बच्चे टैटू नहीं करवाते और वो इन सभी को क्यूट बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि चारों बेबी सुशिया के पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि मम्मी क्या आपकी ब्लाइंड डेट खत्म हो गई। तो सुशिया कहती है कि हाँ खत्म हो गई। तो बेबीज बताने लगते हैं कि मम्मी अभी हम वॉशरूम में एक हैंडसम अंकल से मिले थे जिनका टैटू बहुत ही स्पेशल था, उस पर वुल्फ बना हुआ था। ये सुनकर सुशिया उसी रात को याद करने लगती है और इन लोगों से पूछती है कि वो बंदा अभी कहाँ पर है। तो बेबीज बताते हैं कि मम्मी वो देखो वो अंकल जा रहे हैं। सुशिया उसे पीछे से जाते हुए देखकर सोचती है कि आखिर ये बंदा पीछे से वही कैट वाले मैन की तरह क्यों दिख रहा है। फिर शाओ अपने चारों बेबीज को समझाने लगती है कि अगली बार अगर तुम कोई टैटू वाले बंदे को देखो ना तो उससे दूर रहना, क्योंकि वो बुरे लोग होते हैं।
तो ये लोग कहते हैं कि मम्मी लेकिन वो अंकल तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे और काश वो हमारे डैडी बन जाते तो कितना अच्छा होता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सू शाओ अपने चारों बेबीज को लेकर अपनी फ्रेंड के घर आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर अच्छे से रहना क्योंकि अब मैं काम पर जा रही हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं लेट नहीं हो सकती। तभी सू शाओ की फ्रेंड उसे पूछती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसे गई। तो सू शाओ कहती है कि मैं तुम्हें आकर बताऊंगी और फिर वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू शाओ कंपनी के बाहर पहुंचती है और यहाँ पर उसकी क्लासमेट उसे देखकर पहचान जाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है कि उसकी हरकतों की वजह से उसकी फैमिली वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिए और वो रिच फैमिली से निकलकर इतनी गरीब हो गई है। सू शाओ को सुनकर गुस्सा आता है। वो इसे कहती है कि कम से कम मैं तुमसे तो बेटर ही हूँ, तुम चोरी के इल्जाम में पूरे 15 दिन तक जेल में रह चुकी हो। तो लिन गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी सुपरवाइजर हूँ, इसका मतलब है कि मैं भी तुम्हारी बॉस हूँ और मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर जॉब मिली है, इसलिए अभी इसी वक्त नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो नहीं तो मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। सू शाओ कहती है कि सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे सामने झुकूंगी। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है और तभी वो जिंग्यू से टकरा जाती है और दोनों ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि दोनों कैफे में मिले थे। सू शाओ याद करती है कि कैसे उसने इसके फेस पर कॉफी फेंक दी थी। फिर सू शाओ कहती है कि सॉरी मैं भी गलती से तुमसे टकरा गई। तभी लिन कहने लगती है कि बॉस इस लड़की का रेज्यूम में बहुत ही बेकार है तो हमें इसे डायरेक्टली फायर कर देना चाहिए। पर जिंग्यू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को जॉब पे रख लो और फिर वो यहाँ से चला जाता है और लिन को गुस्सा आती है कि इस शाओ को मैं छोड़ूंगी नहीं। और फिर लिन सू शाओ को ऑफिस में लाने के बाद सभी एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि नई एम्प्लॉय आने की खुशी में आज रात हम पार्टी के लिए चलेंगे। सू शाओ रात में पार्टी के लिए मना कर रही होती है तो लिन कहती है कि तुम्हें चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये सभी बार में आ जाते हैं और वेटर यहाँ पर सू शाओ को सारी ड्रिंक का बिल ला के देता है और इतना एक्सपेंसिव बिल देखकर सू शाओ शॉक हो जाती है और वो लिन को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझी हो जो मुझे पैसा खर्च करने के लिए बोल रही हो। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है और हम देखते हैं कि जिंग्यू भी यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर में पार्टी करने आया होता है और वो लोग इसे कहते हैं कि ये थीम पार्टी है तो उसे मास्क पहनना होगा। जिंग्यू अपने लिए एक मास्क चूज करता है और इन लोगों से कहता है कि मैं अभी वॉशरूम जाके आता हूँ। जैसे ही जिंग्यू यहाँ वॉशरूम के लिए पहुंचता है तो सू शाओ इसे देखकर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि सिक्योरिटी गार्ड जल्दी आकर इस छिछोरे को पकड़ो, ये लेडीज वॉशरूम में आ गए। तो जिंग्यू इसे चुप कराता है और कहता है कि ध्यान से देखो ये लेडीज नहीं जेंट्स वॉशरूम है और ये बोलकर वो अपना वॉशरूम में चला जाता है। और तभी सू शाओ उसके हाथ का टैटू नोटिस कर लेती है और वो याद करती है कि उस मेल मॉडल के पास भी वही टैटू था और ये पहचान जाती है कि यानी यही वो बंदा है। फिर सू शाओ तुरंत ही जिंग्यू के पास आ जाती है, कहती है कि तुम बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो, तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो जिंग्यू भी इसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि यही वो लड़की है। वो इसे पूछता है कि क्या तुम मेरे बच्चे की मॉम तो नहीं बन गई। सू शाओ सोचती है कि मैं इसे अपने चारों बेबीज के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकती, नहीं तो ये मेरे बेबीज को छीन लेगा। वो इसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहता है कि फिर तुम मुझे रिस्पॉन्सिबल होने के लिए क्यों कह रही हो। तो सू शाओ कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा मेंटली और फिजिकली लॉस हुआ है और मेरी फैमिली की रेपुटेशन भी गई, तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो जिंग्यू से पूछता है कि बताओ तुम्हें कितना चाहिए। सू शाओ सोचती है कि आखिर चारों बेबीज इसके भी हैं तो इसे भी खर्चों का पैसे देना चाहिए। वो इसे कहती है कि तुम्हें मुझे पूरे 1 मिलियन देना होगा और तुम्हारे पास इतने पैसे अभी होंगे नहीं तो तुम अपनी सारी सैलरी मुझे दिया करोगे जब तक पूरे पैसे ना हो जाए। इसकी बातें सुनकर जिंग्यू सोचता है कि ये सच में मुझे मेल मॉडल समझ रही है। फिर सू शाओ इसे फ़ोन लेकर इसे अपना नंबर दे देती है और कहती है कि टाइम पर मुझे पैसे पे कर देना। ऐसा बोलकर वो खुश होकर चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सू शाओ अपने बेबी से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि आज मुझे बोनस मिल गया है, इसलिए मैं तुम सभी को 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके चल रही हूँ। तो चारों बेबीज बड़े खुश हो जाती हैं और सू शाओ इन लोग को लेकर रेस्टोरेंट में आ जाती है। तभी सू शाओ को उसकी कजिन जू देखकर पहचान लेती है जो कि यहाँ पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड हान के साथ होती है। सू शाओ की कजिन जू उसका मजाक उड़ाने लगती है कि वो तो बहुत ही गरीब थी तो आखिर इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्या कर रही है। सू शाओ सोचती है कि लगता है हान अभी से डेट कर रहा है। तभी यहाँ पर चारों बेबीज सू शाओ की साइड लेते हुए जू का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो हान यहाँ पर चारों बेबीज की काउंटिंग करता है और कहता है कि मुझसे ब्रेकअप होते के साथ ही तुम्हारे ये 4 बेबीज हो गए, इसका मतलब है कि तुम पहले से ही प्रेग्नेंट थी। फिर जू सू शाओ का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हें पता भी है वो बंदा एक मेल मॉडल है। तो सू शाओ यहाँ पर जू को बताती है कि पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने हान से ब्रेकअप क्यों करी थी, क्योंकि ये हमारे घर की नैनी को डेट कर रहा था और मैं तुम्हें बताऊं वो नैनी पूरे 40 ईयर्स की है, तो अच्छा ही होगा कि तुम इसका पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भी नैनी से झगड़ना होगा। तभी यहाँ पर चारों बेबीज जिंग्यू को देखकर कहने लगते हैं कि यहाँ पर हैंडसम अंकल है
और फिर ये सभी झिंगू के पास आकर उसे पूछने लगते हैं कि अंकल क्या आप हमारी एक हेल्प करोगे, हमारी सिस्टर को कुछ लोग बुली कर रहे हैं। और ये लोग आपस में इशारा करते हैं कि मम्मी ने हमें सिखाया था ना कि हमें किसी भी स्ट्रेंजर को सच नहीं बताना है। झिंगू इन लोग से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर कौन है। यहाँ पर जू शाओ से कहती है कि मैं हान को डेट करूँ या ना करूँ ये मेरी चॉइस है, लेकिन तुम तो अपना सोचो, तुम्हारे पास 4 बेबीज हैं, तुम जैसी से तो कोई भी शादी नहीं करेगा। तभी यहाँ पर जिंगू आ जाता है और सू शाओ अपने बच्चों को इसके साथ देखकर सोचती है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। हान जिंगू की वॉच देखकर पहचान जाता है कि ये बहुत ही मिलियंस की है और वो कहता है कि तुम सू शाओ के बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जिंगू इन लोग को प्रूफ करने के लिए सू शाओ को अपने से क्लोज करता है। तो हान जू से कहता है कि हमें इस रिच बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए और फिर वो इसे लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। फिर उन लोग के जाने के बाद सू शाओ जल्दी से जिंगू से दूर हो जाती है, कहती है कि बॉस थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। ये कहता है कि तुम्हारी लाइफ सच में बहुत ही मुश्किल है, तुम्हें अपने छोटे भाई बहन का ख्याल भी रखना होता है। ये सुनकर तो सू शाओ शॉक हो जाती है कि इसके चारों बेबीज ने जिंगू से झूठ बोले हुए। फिर इसके बाद सू शाओ को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी मॉम डैड की हॉस्पिटल फीस 3 महीने से भरी नहीं गई है और अगर अब उसने जल्दी से हॉस्पिटल फीस नहीं भरी तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सू शाओ जिंगू को कॉल करती है और कहती है कि मुझे अभी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं बाहर आ रही हूँ। तो जिंगू बहाना बनाता है कि मैं अभी गेस्ट से मिल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुम मेरा वेट करना। और फिर जिंगू बहुत ही जल्दी में अपना गेटअप चेंज करके बाहर पहुँचता है भागते हुए और सू शाओ से कहती है कि तुम कितनी मेहनत करते हो, वो इसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई होती है। तो जिंगू कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, डायरेक्टली बताओ। तो सू शाओ इसे बता देती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स की मेडिकल फीस भरनी है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे सकते हो। तो ये सुनकर जिंगू तुरंत ही मान जाता है, कहता है कि ठीक है तुम मुझे फॉलो करना, आज मैं जितने भी पैसे कमाऊंगा सब तुम्हें दे दूंगा। तो सू शाओ बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो जिंगू की हेल्प करती है उसके लिए कस्टमर बुलाने में। जैसे ही बार में कुछ रिच लेडीज पहुंचती है तो सू शाओ उन लोग को ऑफर देने लगती है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मेल मॉडल है और फिर ये जिंगू को दिखाते हुए इन लोग से कहती है कि यही वो है। जिंगू सोचता है कि लगता है ये तो पागल हो गई है। अब यहाँ ये रिच लेडीज तो जिंगू को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और उसके साथ बैठकर उसे बातें करते हुए ड्रिंक कर रही होती है। फिर सू शाओ इन लेडीज के सामने ऑफर रखती है कि हम एक गेम खेलते हैं और जो भी जीतेगा वो इस मेल मॉडल को अपने साथ लेके जाएगा। और फिर सू शाओ इन लेडीज को भी ड्रिंक पिलाने लगती है और वो खुद भी ड्रिंक कर रही होती है। और फिर लेडीज जिंगू से पूछने लगती है कि तुम हम में से किसे चुन रहे हो। तो जिंगू यहाँ पर सू शाओ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं उसे चुन रहा हूँ। तो सू शाओ कहती है कि लेकिन मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। फिर ये लेडीज गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अच्छा तो तुम दोनों कपल हो और हमारा मजाक उड़ा रहे हो। और फिर लेडी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और पैसे भी नहीं देती। फिर सू शाओ ड्रंक होकर जिंगू से पूछती है कि उन लोगों ने पैसे दिए कि नहीं। तो कहते हैं कि पैसे मिल गए। वो उसे उसके घर का पता पूछता है पर सू शाओ ड्रंक होती है तो उसे बता नहीं पाती, इसलिए वो उसे होटल ले आता है। यहाँ पर ये इसका हाथ पकड़ के इसे रोकती है और कहती है कि मैं सच में तुम्हें बेचना नहीं चाहती थी, ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे अपने पेरेंट्स की मेडिकल फीस भी भरनी है और साथ ही साथ बच्चों को भी पालना है, लेकिन मुझे अभी तक मेरी सैलरी नहीं मिली, पर हाँ ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे पैसे दो। ऐसा बोलकर वो बेहोश होने लगती है। तो ये इसे पूछता है कि तुम कौन से बच्चे की बात कर रही हो। तभी सू शाओ कहती है कि आखिर तुम कैसे दिखते हो ये जानने का तो हक मेरे पास है ही। और फिर वो इसका मास्क हटाने लग जाती है पर तभी लाइट्स ऑफ हो गई थी इसलिए वो उसका फेस नहीं देख पाती है। और फिर जिंगू इसे किस करने लगता है और फिर डायरेक्ट हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं कि सू शाओ की नींद खुलती है और उसे कल रात के बारे में याद आता है। तभी जिंगू इसे मैसेज करके बोलता है कि लगता है ये सारा तुम्हारा प्लान था। फिर इसके बाद सू शाओ जब कंपनी आ जाती है तभी लिन यहाँ पर इसके पास आकर इसे बार का बिल पे करने के लिए कह रही होती है। तो सू शाओ इसे चिल्लाती है कि तुम्हारा बहुत हो गया, तुम बार बार मुझे परेशान करती रहती हो, इससे अच्छा होगा कि मैं इस कंपनी से रिजाइन कर दूँ। ऐसा बोलकर सू शाओ यहाँ से जाने लगती है। तभी जिंगू इसे पूछता है कि तुम काम के बीच में कहाँ जा रही हो। तो सू शाओ कहती है कि बॉस मैंने रिजाइन कर दी हूँ। तो वो कहता है कि लेकिन मैंने तो तुम्हारा रिजाइनेशन लेटर अप्रूव नहीं किया। तभी लिन कहने लगती है कि बॉस ही बहुत ही बेकार एम्प्लॉय है, कंपनी के रूल्स भी तोड़ते रहती है और बहुत ही एरोगेंट भी है, इसलिए मैं इसे कंपनी से फायर कर रही हूँ। तो जिंगू पूछता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो जो इसे फायर कर रही हो। और फिर जिंगू सू शाओ से कहता है कि अब से तुम मेरी सेक्रेटरी की जॉब करोगी। फिर पहले तो सू शाओ इस जॉब के लिए मान ही रही होती है पर असिस्टेंट से बताता है कि तुम्हें पता भी है कि बॉस की सेक्रेटरी की जॉब की सैलरी। सू शाओ तो इतने सारे पैसे सुनकर तुरंत ही जॉब के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि शाओ को कंपनी आने में लेट हो जाता है और लिन इसे कहती है कि अब तुम बॉस की सेक्रेटरी हो इसलिए ये डॉक्यूमेंट बॉस को देकर आओ।
और तुम लेट हो गई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज कंपनी की लिफ्ट खराब है तो तुम्हें सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। तो अब जाओ 60 फ्लोर चढ़कर बॉस को ये डॉक्यूमेंट देकर आओ। फिर शाओ बेचारी को पूरे 60 फ्लोर चढ़ के इस डॉक्यूमेंट को देने जाना पड़ता है और तभी वो यहाँ पर जिंगयू से टकरा जाती है और उसे डॉक्यूमेंट दे देती है। तभी वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अभी इसी वक्त क्लाइंट से मिलने चलना होगा। फिर हम देखते हैं कि जिंगयू सुशियाओ को अपने साथ लेकर जाता है और एक क्लाइंट से मिलता है जो कि इन लोग की कंपनी में बिजनेस डील करने की इंटरेस्ट कर रही होती है। पर तभी उसे कोई कॉल आ जाता है और वो यहाँ से निकलने लगती है और इन लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोग मेरे साथ चीटर कपल को पकड़ने में हेल्प करोगे। तो सुशियाओ तुरंत ही इसके लिए हाँ कह देती है और फिर तीनों मिलकर एक होटल पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ये क्लाइंट इन दोनों को बताती है कि यहाँ पर ये अपने चीटर बॉयफ्रेंड को पकड़ने आई है। सुशियाओ कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस चीज में माहिर हूँ। और फिर सुशियाओ अपना पैर मारकर दरवाजे को तोड़ देती है और ये लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो जू और हान होते हैं। शाओ सोचती है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं या फिर हम लोग गलत रूम में आ गए। फिर ये लेडी हान को चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैं बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और मेरी असली गर्लफ्रेंड तो जू है। फिर सुशियाओ कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इससे आपका बदला लेती हूँ। और फिर सुशियाओ अपनी अलग अलग ट्रिक यूज करके हान को मारती है और ये सब देखकर इस लेडी को बहुत ही मजा आता है। और फिर ये लोग होटल रूम से बाहर निकलते हैं और ये इन दोनों के साथ बिजनेस डील करने के लिए तुरंत ही मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन कर देती है। फिर यहाँ पर जिंगयू सुशियाओ को उसके घर तक छोड़ने जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ है तो मैं तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये सुनकर ये तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर जिंगयू सुशियाओ का घर देखकर उसे पूछता है कि तुम इतने छोटे घर में क्यों रहती हो। सुशियाओ कहती है कि बॉस मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और मुझे अपने पेरेंट्स की मेडिकल फीस भी भरनी है। तो जिंगयू यहाँ पर सुशियाओ को एक अच्छा ऑफर देता है, कहता है कि मेरे पास एक काम है जो तुम अगर करोगी तो मैं तुम्हें महीने का 2 मिलियन दूंगा। सुशिया तुरंत ही मान जाती है, कहती है कि लेकिन मैं कोई इलीगल काम नहीं करूंगी। तो जिंगयू से बताता है कि तुम्हें बस मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। ये सुनकर ये कहती है कि बॉस मैं अपने आप को बेचने का काम नहीं करती। तो जिंगयू कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं तो मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करो और खास करके मेरे ग्रैंडपा के सामने ये सब एक्टिंग करो और अपने बच्चों को भी साथ ले आना। तो सुशियाओ फिर से पूछती है कि बॉस मुझे क्या बस आपकी फैमिली के सामने प्रिटेंड करना होगा और आप मुझे महीने के 2 मिलियन दोगे। तो जिंगयू से हाँ कहता है और तभी हम देखते हैं कि चारों बेबीज बाहर बैठकर इन लोग की सारी बातें सुन रहे होते हैं और फिर ये लोग सुशियाओ को आवाज़ देकर कहने लगते हैं कि प्लीज हैंडसम अंकल को प्रॉमिस कर दो और उनकी बात मान जाओ। फिर सुशियाओ जिंगयू को हाँ कह देती है और वो इसे कहता है कि परसों मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है तो मैं तुम्हें और बच्चों को पिक करने आ जाऊंगा, तुम लोग रेडी रहना। फिर सुशियाओ इसे ओके बोलकर अपने घर चली जाती है और यहाँ पर इसके सारे बेबीज से पूछते हैं कि मम्मी क्या हमें उन हैंडसम अंकल के बच्चे बनने का प्रिटेंड करना है। तो सुशियाओ कहती है कि हाँ, और तुम लोग को पता है इस पार्ट टाइम जॉब की वजह से मैं तुम लोगों की ग्रैंडमा और ग्रैंडपा का मेडिकल फीस एकदम इजीली भर लूंगी। तभी बेबीज कहने लगते हैं कि मम्मी आखिर वो अंकल हमारे सच के डैडी क्यों नहीं बन सकते, वो तो कितने हैंडसम है और खास करके उनके पास इतना सारा पैसा है, तो मम्मी आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती है। शिया इन लोग को समझाती है कि तुम लोग ये सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो। तो ये लोग पूछते हैं कि मम्मी आप हमारे असली डैडी के बारे में क्यों नहीं बताती हैं, आखिर वो कहाँ पर है और वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते। सुशिया सोचती है कि इन लोग का असली डैडी ऐसी जॉब करता है कि मैं इन लोग को उसके बारे में कभी नहीं बता सकती। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुशिया अपनी साइकिल चलाकर कहीं जा रही होती है और तभी रास्ते में सिग्नल पड़ जाता है और इसे यहाँ पर इसकी क्लासमेट लिन मिल जाती है जो कि सुशियाओ का साइकिल का मजाक उड़ाने लगती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी कजिन और तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी में जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। सुशिया कहती है कि नहीं, मैं वहाँ जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लिन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती, तुम जेलस जो हो रही हो, और वो इसका काफी मजाक उड़ा देती है। तो सुशिया भी बदले में इसका मजाक उड़ाकर इसे बदला लेती है। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी तेजी में कार चलाकर सुशिया को धक्का दे देती है और तभी यहाँ पर सुशिया की वजह से एक अंकल गिर जाते हैं और ग्रैंडपा एक्टिंग करने लगते हैं कि मुझे पेन फील हो रहा है। तो सुशिया कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। फिर सुशिया लिन को रोकने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से भी ये ओल्ड अंकल गिरे हैं, इसलिए उन्हें चल के हॉस्पिटल लेके चलो। फिर हम देखते हैं कि सुशिया इन ओल्ड अंकल को हॉस्पिटल ले आती है और लिन को उनकी फीस भरने के लिए कहती है, पर लिन कहती है कि मैं ये सब मामले में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम्हें ही दूसरों की हेल्प करनी है तो करो। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जा रही होती है और तभी यहाँ लिन जिंगयू को देखती है जो कि स्टाफ से पूछ रहा होता है अपने ग्रैंडपा के बारे में। वो बताता है कि क्या कोई ओल्ड अंकल जिन्होंने सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहनी हुई है उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो यहाँ पर आए हैं क्या।
लिन सोचती है कि लगता है बॉस का उस ओल्ड अंकल के साथ कोई रिलेशन है। फिर लिन यहाँ पर ग्रैंडपा को देखने की एक्टिंग करने आती है और जिंग्यू से पूछती है कि बॉस क्या आप इन ग्रैंडपा के रिलेटिव हो? एक्चुअली आज मैंने इनकी जान बचाई हूँ और इन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। तो ये जानकर जिंग्यू बहुत ही खुश होता है, कहता है कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। फिर यहाँ पर सूशियाओ भी मेडिकल की बिल भर के आती है और लिन यहाँ पर सूशियाओ के ऊपर इल्जाम लगाते हुए जिंग्यू को बताती है कि बॉस आपके ग्रैंडपा का एक्सीडेंट इसी ने की थी। तो सूशियाओ कहती है कि तुम मेरे ऊपर क्या झूठा इल्जाम लगा रही हो, उल्टा तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा का एक्सीडेंट हुआ, तुमने मुझे धक्का ना दी होती तो ये सब नहीं होता। पर लिन तो मान ही नहीं रही होती है, वो कहती है कि तुम झूठ कह रही हो। सूशियाओ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम ग्रैंडपा से ही पूछ लेते हैं कि आखिर किसने उनकी हेल्प किया। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर आकर जिंग्यू को बताते हैं कि एक्चुअली उनकी हेल्प सूशियाओ ने की है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है। ग्रैंडपा अपना चश्मा उतारते हैं और बताते हैं कि वो कोई ब्लाइंड नहीं है और वो बस सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे। फिर जिंग्यू लिन को चिल्लाता है उसकी झूठ बोलने की वजह से और उसे कंपनी से फायर भी कर देता है। फिर गार्ड्स यहाँ से लिन को पकड़ के लेकर चले जाते हैं और जिंग्यू अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि आखिर आपको कॉस्प्ले करने का इतना शौक क्यों है। ग्रैंडपा कहते हैं कि पहले तुम मुझे बताओ, तुमने कहा था कि तुम मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलवाओगे, तो आखिर वो कहाँ पर है। फिर जिंग्यू सूशियाओ को इशारा करता है और फिर सूशियाओ ग्रैंडपा से कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, ग्रैंडपा मैं ही जिंग्यू की गर्लफ्रेंड हूँ। तो ग्रैंडपा बहुत ही खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे तो तुम बहुत ही पसंद आई और फिर वो दोनों का हाथ पकड़ा देते हैं और सूशियाओ से कहते हैं कि कल तुम घर जरूर आना, मैं तुम लोगों के लिए एक अच्छा डिनर का प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो सूशियाओ कहती है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगी और फिर ये इन लोग को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सूशियाओ को बच्चों के टीचर की कॉल आती है कि उसके बच्चे ने स्कूल में फाइट किए हैं और बड़ा झगड़ा हो गया है। फिर सूशियाओ जल्दी से स्कूल पहुंचती है और इसे पता लगता है कि एक्चुअली में इसके बेबीज और दो लड़कों के बीच में लड़ाई हुई होती है। सूशियाओ के बेबीज कहते हैं कि मम्मी फाइट पहले इन लोगों ने शुरू की थी और हमारा मजाक भी उड़ाया था। फिर सूशियाओ उस दूसरे बच्चे की मॉम से कहती है कि मेरे बच्चों ने फाइट नहीं किए, पहले तुम्हारे बच्चे ने फाइट की थी। पर ये लेडी तो सूशियाओ की बेइज्जती करने लगती है कि तुम गरीब लोग हो और तुम्हें हमसे माफी मांग के रहना चाहिए, तुम्हारे बच्चों का तो कोई डैड भी नहीं है, तो मेरे बच्चों ने सब कुछ सही कहा था। तब यहाँ पर जिंग्यू आ जाता है सूशियाओ की हेल्प करने के लिए। पर ये लेडी तो जिंग्यू की भी मजाक उड़ाने लगती है कि वो कोई गरीब होगा और क्या ही कर लेगा। वो अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगती है कि वो पे ग्रुप कंपनी में काम करता है और बहुत ही अच्छी सैलरी कमाता है। जिंग्यू का असिस्टेंट पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है और फिर जिंग्यू इस लेडी के हस्बैंड को कंपनी से फायर करवा देता है। ये लेडी को जैसे इस बारे में पता लगता है तो ये मान जाती है कि यानी तुम ही पे ग्रुप कंपनी के सीईओ हो और वो इसे माफ़ी मांगती है। पर जिंग्यू इसकी एक बात नहीं सुनता और वो सूशियाओ और बच्चों के साथ घर आ जाता है। सूशियाओ कहती है कि बॉस मेरी हेल्प करने के लिए बहुत थैंक यू। तभी वो इन लोगों को ड्रेस देता है, कहता है कि ग्रैंडपा की तरफ से है और ये पार्टी का थीम है। फिर बेबीज तो बड़े खुश हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि सूशियाओ जिंग्यू को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी सैलरी एडवांस में दे सकते हो, ऐसा समझ लो कि मैं तुमसे उधार ले रही हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी मेडिकल फीस भरनी है। जिंग्यू कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ लेकिन बदले में तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। सूशियाओ कहती है कि अगर तुम अपनी जॉब चेंज कर लो तो मैं इस बारे में कंसिडर कर सकती हूँ। फिर जिंग्यू इसे बताता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया हूँ और अब जो तुमने बोली हो उसका प्रॉमिस याद रखना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूशियाओ अपने चारों बेबीज को लेकर कॉस्प्ले वाले ड्रेसअप में गेटअप होकर जिंग्यू के घर पहुंच जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुमने भी यहाँ पर शेफ की ड्रेस पहनी हुई है, ग्रैंडपा ने तो हम सभी को कुछ न कुछ बना दिए। फिर जिंग्यू चारों बेबीज और सूशियाओ को ग्रैंडपा से मिलवाता है और ग्रैंडपा इन लोग को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। जिंग्यू की मॉम पूछती है कि आखिर ये चारों बेबी किसके हैं, तो चारों बेबीज अपने बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि उनका डैडी कोई और नहीं बल्कि जिंग्यू ही है। ये सुनकर जिंग्यू की मॉम शॉक हो जाती है कि आखिर अचानक से 4 बेबी कहाँ से आ सकते हैं। तो वो अपनी मॉम को जल्दी से साइड में लेके जाता है और कहता है कि मॉम मैं बस ग्रैंडपा को दिखाने के लिए कॉस्प्ले कर रहा हूँ और आप तो जानती है ना कि ग्रैंडपा बीमार है, तो मैं बस उन्हें खुश करना चाहता हूँ। तो मॉम कहती है कि लेकिन तुम जानती हो ना कि अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को सच पता चल गया तो वो और अपसेट हो जाएंगे। तो जिंग्यू कहता है कि मॉम इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा एक्टिंग में साथ दो, फिर ग्रैंडपा को पता नहीं चलेगा। फिर डिनर के बाद हम देखते हैं कि सूशियाओ चारों बेबीज को लेकर अपने घर आ जाती है और तभी इसे जिंग्यू का मैसेज आता है कि उसने इसे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। सूशियाओ बहुत ही खुश होती है कि उस मॉडल ने मुझे पैसे दे दिए। वो तुरंत ही उसे कॉल करके पैसे देने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे पूछती है कि क्या तुम वीकेंड पर फ्री हो, मुझे तुमसे मिलकर कुछ ज़रूरी बात करनी है। सूशियाओ सोचती है कि वो अपने चारों बच्चों को जिंग्यू के बारे में बता देगी क्योंकि वो अपने असली डैडी से मिलना चाहते थे और ये भी कि इसे लगता है कि उसे भी अपने बच्चों के बारे में जानने का हक है।
जिंग्यू इसे कहता है कि ठीक है, और वैसे भी मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। फिर रात में अचानक से सूशिया को बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इसकी ये हालत देखकर बच्चे इसकी फिक्र करने लगते हैं और ये लोग तुरंत ही जिंग्यू को कॉल करके बताते हैं कि हमारी मम्मी की तबीयत बहुत ही खराब है। फिर जिंग्यू तो तुरंत ही यहाँ सूशिया के घर आ जाता है और वो सूशिया की केयर करते हुए उसे मेडिसिन ला कर देता है और कहता है कि इसे पीने के बाद तुम रेस्ट करो। सूशिया से कहती है कि बॉस आपका थैंक यू जो आप मेरे लिए यहाँ पर आ गए। जिंग्यू कहता है कि तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रही हो, तो मैं भी तो तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर सकता हूँ ना, और तुम्हारी केयर कर सकता हूँ। और फिर ये सूशिया को सोने का बोलकर बाहर बच्चों के साथ बैठकर बात कर रहा होता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग अपनी सिस्टर को मम्मी क्यों बोलते हो। तो ये लोग जल्दी से बहाना बना लेते हैं कि वो इसलिए क्योंकि हमने बचपन से सिर्फ सिस्टर को ही देखा है, तो वो हमारी मम्मी से कम नहीं है। तो जिंग्यू इन लोग की बातों पर बिलीव कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूशिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जिंग्यू यहाँ पर उसके सोफे पर सो रहा होता है। वो उसे थैंक यू कहने लगती है तो जिंग्यू से पूछता है कि तुम्हारा फीवर ठीक हुआ कि नहीं। सूशिया कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जिंग्यू इसे बाय बोलकर यहाँ से निकल रहा होता है। तभी सूशिया को उसकी कजिन का कॉल आता है और वो बताती है कि ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है तो उसे भी वहाँ पर आज रात पहुँचना होगा। जिंग्यू ये सुन लेता है और फिर हम देखते हैं कि सूशिया यहाँ पर अपनी ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में पहुँचती है और बताती है कि उसने उनके लिए गिफ्ट लेकर आई है। सूशिया याद करती है कि ये गिफ्ट जिंग्यू ने उसे दिया होता है उसकी ग्रैंडपा को देने के लिए, और इतनी महंगी पेंटिंग देखकर ग्रैंडपा तो बड़े खुश हो जाते हैं। और ये देखकर तो सूशिया के कजिन्स को तो बिलीव ही नहीं होता कि आखिर उसने इतनी महंगी पेंटिंग कहाँ से लेके आई। फिर ये लोग इसके हस्बैंड के बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर इसने किस गरीब लड़के से शादी की है। पर तभी यहाँ पर जिंग्यू आ जाता है और जैसे ही वो अपना नाम बताता है तो ये लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर इतना रिच बंदा सूशिया का हस्बैंड कैसे हो सकता है। फिर ये लोग पार्टी के बाद होटल से बाहर निकलते हैं और सूशिया जिंग्यू को थैंक यू बोलती है यहाँ पर आने के लिए। जिंग्यू कहता है कि तुम मेरी फैमिली के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही हो, तो आखिर मैं तुम्हारे रिलेटिव के सामने थोड़ी सी एक्टिंग क्यों नहीं कर सकता था। सूशिया जिंग्यू की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। सोचती है कि बॉस कितने अच्छे हैं, पता नहीं वो लड़की कितनी लकी होगी जिन्हें बॉस मिलेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूशिया जिंग्यू से मिलने के लिए बाहर पहुंच जाती है और उसके लिए गिफ्ट लेकर गई होती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे पैसे देकर मेरी हेल्प करे हो, तो मैंने बस तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। जिंग्यू इसके पास जाकर कहता है कि सिर्फ यही बात है या फिर कुछ और। सूशिया कहती है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल भी करने थे, जैसे कि क्या तुम सिंगल हो, और अगर तुम कभी फैमिली अपनी स्टार्ट करोगे तो क्या तुम्हें बच्चे चाहिए रहेंगे। जिंग्यू इसे जवाब देता है कि वैसे तो मैं सिंगल हूँ, लेकिन मेरा ना शादी करने का इरादा है ना बच्चे का, और मुझे तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी। और फिर जिंग्यू भी अपना मास्क हटाकर उसे अपने बारे में बताने वाला होता है, पर तभी सूशिया इसे रोककर पूछती है कि मुझे तुमसे एक और चीज़ पूछना था कि क्या तुम किसी को लाइक तो नहीं करते हो ना। जिंग्यू कहता है कि तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम किसी को लाइक करती हो। तभी सूशिया अपने माइंड में जिंग्यू के बारे में सोचने लगती है और उसे कहती है कि हाँ शायद मैं किसी को लाइक करती हूँ। और फिर वो इसे कहती है कि सॉरी तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए, और मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है और फिर जिंग्यू सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किसे पसंद करती है। फिर घर पे हम देखते हैं कि सूशिया जिंग्यू के बारे में सोच कर ही बहुत ही परेशान होती है। तभी इसके बच्चे भी इसे मनाने लगते हैं कि अंकल जिंग्यू कितने अच्छे हैं, मम्मी आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती, वो हमारे डैडी बन जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो सूशिया इन लोगों को समझाती है कि वो मेरे बॉस हैं और मैं ऐसा उनके बारे में कभी नहीं सोच सकती। तो बेबीज कहते हैं कि मम्मी हमें तो लगता है कि वो हैंडसम अंकल आपको सच्ची में पसंद करते हैं। नेक्स्ट डे सूशिया कंपनी में भी इसी बारे में सोच रही होती है और तभी असिस्टेंट इसे आगे बताता है कि बॉस स्विमिंग के लिए गए हुए हैं, लेकिन तुम जाकर उन्हें बताओ कि उन्हें अभी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना होगा। फिर सूशिया यहाँ जिंग्यू से मिलने पहुंचती है और उसे वो स्विमिंग करता हुआ देखती रह जाती है। तभी जिंग्यू भी इसे स्विमिंग के लिए इन्वाइट करता है और वो इसे स्विमिंग सिखा भी रहा होता है। पर सूशिया तो इतना डर रही होती है कि तभी वो गिरने लगती है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। फिर सूशिया सॉरी बोलते हुए से दूर हो जाती है। तो ये कहता है कि अच्छा तुम मुझे किस करने के बाद तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहती हो। तो सूशिया सोचती है कि आखिर बॉस के कहने का क्या मतलब है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं उनके लायक नहीं हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही साथ में लंच करने के लिए बाहर जाते हैं। जिंग्यू सूशिया से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो सूशिया नहीं कहती है। तो ये कहता है कि फिर आखिर तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर रही हो। वो सोचती है कि आखिर मेरे पास 4 बच्चे हैं तो मेरे पास डेटिंग करने का टाइम कहाँ से आएगा। जिंग्यू पूछता है कि क्या तुम किसी को लाइक करती हो, तो सूशिया सोचती है कि हाँ मैं आपको लाइक करती हूँ और फिर वो इसे हाँ कह देती है। तो ये पूछता है कि क्या मैं उसे जानता हूँ, तो सूशिया कहती है कि हाँ उसे जानते हो, और फिर सूशिया कोई बहाना करके जल्दी से यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में जिंग्यू ये नोटिस करता है
कि सुशाओ उसके असिस्टेंट से कुछ ज़्यादा ही बातें कर रही है। और फिर जिंगू सोचने लग जाता है कि सुशाओ जिसे पसंद करती है वो कोई और नहीं बल्कि इसका असिस्टेंट चैन है। और फिर जिंगू अपने असिस्टेंट से जेलस होने लग जाता है और उसे थोड़ा चिल्लाने भी लगता है कि तुम काम पे ध्यान दो। तो असिस्टेंट भी शॉक हो जाता है, सोचता है कि आज बॉस को क्या हो गया है। फिर ऑफिस के बाद हम देखते हैं कि जिंगू सुशाओ को और बच्चों को लेकर अपने ग्रैंडपा से मिलवाने गया होता है। और ग्रैंडपा इन लोगों से कहते हैं कि आज रात तुम लोग इधर ही रुकोगे। और फिर रात में सुशाओ और जिंगू को एक ही रूम में सोना भी पड़ता है और इन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये लोग ग्रैंडपा को नाराज़ नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर जिंगू सुशाओ से इस बारे में पूछता है कि तुम जिसे पसंद करती हो क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है। तो सुशाओ तो अपने माइंड में जिंगू के बारे में ही सोच रही होती है और वो कहती है कि हाँ वो मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। अब जिंगू को तो पता ही नहीं होता कि वो उसी की बातें कर रही है और ये बहुत ही जेलस होने लगता है। और फिर वो नेक्स्ट डे असिस्टेंट से इस बारे में पूछ लेता है कि क्या वो सुशाओ को डेट कर रहा है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है और मैं उसे 7 साल से डेट कर रहा हूँ और मैं अभी शादी के लिए उसे प्रपोज भी करने वाला हूँ। तो ये सुनने के बाद जिंगू को दिल की खुशी मिलती है और वो कहता है कि फिर तुम जल्दी से उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते, अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा बोनस दूंगा। फिर असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है और जिंगू सोचता है कि जब सुशाओ को इस बारे में पता चलेगा तो क्या उसे बहुत ही बुरा लगेगा। ये सुशाओ को अपने ऑफिस में बुलाकर इसे काफ़ी घुमा फिरा के समझाने की कोशिश करता है कि तुम जिसे पसंद करती हो उसे पसंद करना छोड़ दो और देखो कि तुम्हारे सामने और भी कोई है। पर इसकी ऐसी बातें सुशाओ को बिल्कुल समझ नहीं आती। तभी वो कह देता है कि तुम असिस्टेंट चैन से प्यार करती हो ना, लेकिन उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है इसलिए अब उसके बारे में सोचना छोड़ दो। तो सुशाओ कहती है कि बॉस आपको लग रहा था कि मैं असिस्टेंट चैन को पसंद करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, वो बंदा वो नहीं है। तो जिंगी पूछता है कि फिर मुझे बताओ कि आखिर वो कौन है। तो सुशाओ इसे बता देती है कि एक्चुअली बॉस मैं जिसे लाइक करती हूँ वो आप ही हो और आपके अलावा मैं किसी को लाइक नहीं करती। ये सुनकर तो जिंगी बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत ही सुशाओ को किस कर लेता है। और तभी अचानक से असिस्टेंट ऑफिस में आकर इन दोनों को देख लेता है और कहता है कि बॉस आप लोग कंटिन्यू रखो, मैं जा रहा हूँ। फिर सुशाओ जिंगी से इस बारे में पूछती है कि आखिर उसने उसे किस क्यों किया। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करा इसलिए। और फिर वो वापस से इसे किस करना चाह रहा होता है पर सुशाओ स्माइल करते हुए जल्दी से कॉफी पीने लगती है। फिर जिंगी अपने सिस्टर को पिक करने जाता है जो कि आज ही अब्रॉड से वापस आई होती है। जिंगी उसे सुशाओ को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। फिर जिंगू की सिस्टर तो सुशाओ से बहुत ही अच्छे से बात करती है और बताती है कि फाइनली मेरे भाई को कोई तो मिली, इतने सालों से वो सिंगल थे। और फिर जिंगू की सिस्टर सुशाओ को शॉपिंग भी कराने के लिए लेके जाती है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने इन सभी को घर बुलाए होते हैं और वो बताते हैं कि अब वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है तो वो चाहते हैं कि जिंगू और सुशाओ की जल्द से जल्द शादी हो जाए। तो सुशाओ जिंगू से थोड़ा टाइम मांगती है। वो सोचती है कि पहले उसे अपने बच्चों के डैड का कर्जा चुकाना होगा तभी वो शादी करेगी और वो उसका पैसा भरने के लिए अपने कुछ प्रॉपर्टी बेचने चली जाती है और फिर वो रात में बाहर जाकर उसके सारे पैसे वापस करने लगती है। पर तभी जिंगू तो सुशाओ के काफ़ी क्लोज जा रहा होता है और इतने में यहाँ पर हान और जू आ जाते हैं और ये लोग सुशाओ की बेइज्जती करने लगते हैं कि दिन में वो किसको डेट कर रही थी और अब रात में इसे डेट कर रही है और वो बार बार बदलती रहती है। जिंगू को सुनकर गुस्सा आता है और वो हान से फाइट करता है और तभी उसे चोट लग जाती है क्योंकि जिंगू इसके हाथ पे कांच की बोतल मार देता है। ये देखकर सुशाओ उसकी फिक्र करते हुए जल्दी से उसे हॉस्पिटल लाती है और यहाँ पर भी जिंगू ने मास्क लगाया होता है तो इसलिए सुशाओ इसे देख ही नहीं पाती और वो अपना हॉस्पिटल में चेकअप भी कराने गई होती है क्योंकि आजकल उसे वॉमिटिंग जैसा हो रहा होता है। और फिर डॉक्टर सुशाओ को बताता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर वो इस बच्चे को बॉर्न कैसे कर सकती है और सुशाओ को अब ये भी फील होता है कि वो जिंगू के लायक है ही नहीं, इसलिए वो नेक्स्ट डे कंपनी जाकर उससे कह देती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती। जिंगू से रीज़न मांगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है तो वो कहती है कि मैं अब किसी और से प्यार करती हूँ। पर जिंगू को फिर भी बिलीव नहीं हो रहा होता है तो सुशाओ इसे काफ़ी सारी बातें सुना देती है और फिर यहाँ से रोते हुए चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुशाओ अपने बेबी को अबॉर्ट करने गई होती है और तभी हॉस्पिटल में इसे इसकी कजिन सिस्टर और इसकी वही क्लासमेट मिल जाती है जो हमेशा इसकी बेइज्जती करती है। ये लोग सुशाओ की रिपोर्ट देख लेते हैं और उसकी बेइज्जती करने लगते हैं कि आखिर अब किस वाइल्ड मैन का बच्चा है उसके पास। यहाँ पर जिंगू की मॉम और उसकी सिस्टर भी आई होती है और वो लोग भी ये सब सुन लेते हैं। जिंगू को जब इस बारे में पता चलता है तो वो यहाँ पर आकर इन लोग के सामने कहता है कि ये बेबी मेरा ही है इसलिए तुम लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर सुशाओ और जिंगू बाहर रेस्टोरेंट में बात करने जाते हैं और सुशाओ कहती है कि बॉस आप बहुत ही अच्छे हो और आपको मेरे बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जिंगू इसे बताता है कि असल में ये मेरा ही बेबी है। पर सुशाओ कहती है कि बॉस मैं जानती हूँ कि ये आपका बेबी नहीं है। पर तभी वो अपना मास्क दिखा देता है और अपनी दूसरी आइडेंटिटी के बारे में रिवील कर देता है
अब ये जानने के बाद तो सू शाओ जिंगयू को चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है और मेरा मजाक उड़ाया है। और फिर सू शाओ यहाँ से रोते हुए अपने घर चली जाती है और फिर वो अपने फ्रेंड को भी सब कुछ बताती है। फिर हम देखते हैं कि जिंगयू यहाँ पर सू शाओ को मनाने के लिए अलग अलग कोशिशें करते हैं, पर वो बिल्कुल नहीं मान रही होती है। पर जब हॉस्पिटल में सू शाओ के मॉम डैड को फाइनली होश आ जाता है तो वो उनसे मिलने आती है और अपने बच्चे को भी लाई होती है। तभी यहाँ पर जिंगयू भी पहुँच जाता है और फिर वो यहाँ पर सू शाओ को मनाते हुए उसे प्रॉमिस करता है कि अब वो उसे दोबारा कभी झूठ नहीं बोलेगा और उसका और उसके भाई बहन का ख्याल रखेगा। तभी सू शाओ यहाँ पर इसे बताती है कि एक्चुअली में ये चारों बच्चे भी उसके ही हैं। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाता है और साथ ही साथ बहुत ही खुश भी। और चारों बेबीज ये सब सुन लेते हैं और वो आकर पूछते हैं कि क्या आप ही हमारे असली डैडी हो। जिंगयू इन लोग को हाँ कहता है और फिर वो सू शाओ से कहता है कि अब मैं बच्चों और तुम्हारा दोनों का ख्याल रखना चाहता हूँ। फिर बच्चे सू शाओ को मनाने लग जाते हैं कि वो डैडी की बात मान जाए, तो सू शाओ भी हाँ कह देती है और फिर दोनों ही रोते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर फाइनली जिंगयू और सू शाओ की वेडिंग हो जाती है। और फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर ऐसे ही 9 महीने भी बीत जाते हैं और जिंगयू सू शाओ का बहुत ही ख्याल रख रहा होता है। और तभी उसकी 5th डिलीवरी का भी टाइम हो जाता है और ये लोग जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।